नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये सूचना दे दिया था कि कर्नल एकेडमी का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर मैं कंप्लीट मूल विधि और संविधान का इंडिविजुअल कोर्स पढ़ाऊँगा, जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। तो पूरे यूपीएसआई का सिलेबस क्या है, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, ये हम किसी और वीडियो में आपको डिस्कस कर देंगे। पूरा तरीका बता देंगे उसका और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस पर आधारित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो हमारे सामने सवाल आते हैं कि सर बीएनएस जो नया कानून लागू हुआ है, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर, उसको कैसे पढ़ें, कहाँ पढ़ें? उसके लिए तो अभी बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल मिल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसी पर डिस्कस कर देता हूँ कि इसको आपको किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा और क्या-क्या इसमें टॉपिक हैं, जिस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो देखिए, भारतीय न्याय संहिता जो कि पहले भारतीय दंड संहिता होती थी, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता यानी आईपीसी के स्थान पर बीएनएस हो गया है। इसमें कुल 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं। 20 अध्याय को आप इस तरह से देख पाएँगे, एक-एक पर अभी मैं डिस्कस करूँगा पूरी तरह से। तो पूरे 20 अध्याय पर एक-एक करके मैं इसमें क्या होता है, कौन से अपराध हैं, कैसे आपको पढ़ना है, ये मैं डिस्कस करूँगा। पहले 511 धाराएँ होती थीं भारतीय दंड संहिता में, अब काफ़ी कुछ कम हो गई हैं, 358 धाराएँ हैं। बहुत सारे अपराधों को खत्म कर दिया गया है, जो अंग्रेज़ों के समय बनाए गए थे 1860 की आईपीसी में। अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ नए अपराध नए ज़माने के हिसाब से इसमें शामिल किए गए हैं, तो उस पर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर देता हूँ कि भारतीय न्याय संहिता में अब क्या है और कैसे आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो इसका पहला टॉपिक है प्रारंभिक, इसको प्रारंभ बोलते हैं। ये धारा 1 से लेकर के 3 तक है। इसमें आपको ये बताया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता का विस्तार कहाँ तक है, यानी कहाँ तक ये लागू है, भारत के अंदर, भारत के बाहर, समुद्री क्षेत्रों में, ये किस प्रकार से लागू होती है और किस पर कौन-कौन लोग इसके दायरे में आते हैं, ये इस प्रारंभ में आपको बताया जाएगा, यानी कि धारा 1 से 3 के बीच में। अध्याय 2 में दंड का प्रावधान किया गया है, जो धारा 4 से लेकर के 13 में होता है। पहले ये धारा 53 में होता था आईपीसी में। अब ये धारा 4 से लेकर के 13 में दिया गया है। दंड का मतलब है कि आजीवन कारावास, मृत्युदंड, कठोर कारावास, सादा कारावास, जुर्माना या जुर्माना और कारावास दोनों से दंडित किया गया है, लेकिन वह व्यक्ति जुर्माना नहीं दे पाता है, तो फिर उसके कारावास को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये सारी बातें आप इस दंड वाले टॉपिक में जानेंगे, जो कि धारा 4 से 13 तक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 358 धाराएँ हैं, तो 358 धाराओं को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इत सारी धाराएँ इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, जो मुख्य धाराएँ हैं वही आपको पढ़नी है। कभी-कभी होता क्या है कि बच्चे डर जाते हैं कि इतनी धाराएँ हैं तो हम उसको पढ़ कैसे पाएँगे? तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सी धाराएँ आपको याद करनी है, मैं याद करवा भी दूँगा आपको। तीसरा टॉपिक जो इसमें है वो है साधारण अपवाद। साधारण अपवाद का मतलब होता है, ऐसे तो शब्द आपके लिए नए लग सकते हैं, लेकिन साधारण अपवाद का अर्थ है कि कुछ ऐसे कार्य जो इंसान करता है, जो सामान्यतः अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो अपराध नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा में किया गया कोई कार्य, यानी कि आत्मरक्षा में किया गया कोई कार्य। जैसे आप किसी को मारते हैं तो ये अपराध है, लेकिन अपनी रक्षा में आपने अगर ऐसा किया है तो ये अपराध नहीं होता, ये साधारण अपवाद है। दूसरा है जैसे 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है, वह कोई कार्य करे जो सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति द्वारा किया जाए तो अपराध होता है, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, जैसे पुलिस के लोग, यानी कि विधि के अंतर्गत रहते हुए अगर किसी के ऊपर विधिवत यानी विधि के अनुसार बल का प्रयोग किया जाए तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, उसको बचाने के लिए आप उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग कर दें,
तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता, या उसे बंद कर दें एक कमरे में तो ये बंदी बनाने का अपराध नहीं होता है। इसको साधारण अपवाद कहते हैं। इस टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा समय लग सकता है, तो धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा वीएनएस ब्रीफ हो जाएगा, पूरा वीएनएस आप समझ जाएंगे कि हमको क्या-क्या कैसे इसमें पढ़ना है। अध्याय 4 में दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न होता है। दुष्प्रेरण का मतलब है किसी व्यक्ति को आपराधिक कार्य के लिए उकसाना, उसे सहायता देना या उसके साथ मिलकर के षड्यंत्र करना, ये दुष्प्रेरण है। षड्यंत्र का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके आपस में समझौता करके किसी आपराधिक कार्य को करें, तो ये षड्यंत्र होता है। और प्रयत्न होता है कोई आपराधिक कार्य करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से, पूरे अपनी अपने कौशल से, अपने विवेक से प्रयास कर देना, लेकिन उसको वो सोचा हुआ जो उसका उद्देश्य है वो प्राप्त ना हो, उसमें विफल हो जाए, तो इसको प्रयत्न कहते हैं। धाराएं बदल गई हैं, परिभाषाएं वही हैं, थोड़े बहुत बदलाव के साथ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो दुष्प्रेरण आप समझ गए। इसके बाद देखिए, महिला व शिशु के विरुद्ध अपराध, ये धारा 63 से लेकर के 99 तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि महिलाओं का जो मुद्दा है वो लगातार ज्वलंत होता जा रहा है और इसको समझने की आपको जरूरत होगी। सवाल निश्चित रूप से यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जैसे क्या है, बलात्कार है, महिलाओं के साथ छेड़खानी है, विवाह से संबंधित अपराध हैं, घरेलू हिंसा है, ये सारी बातें महिला व शिशु के विरुद्ध अपराध में के दायरे में आएंगी, जो कि जब टॉपिक खुलेगा तो एक-एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको। आगे आप देखेंगे, थोड़ा-सा मैं इसको सेट कर देता हूँ। हुँ। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में जैसे हत्या है, मानव वध है, हत्या का प्रयत्न है, आत्महत्या के लिए उकसाना है, ये मानव शरीर के विरुद्ध अपराध हैं। ध्यान रहे, पुरानी आईपीसी में यही अपराध हुआ करते थे। इसमें एक धारा 111, 112 और 113, ये फिर से आप सुन लीजिए ध्यान से। धारा 111, 112 और 113 में नए अपराध शामिल किए गए हैं, जिसमें है संगठित अपराध, यानी धारा 111 और 112 में संगठित अपराध, और धारा 113 में आतंकवाद भी शामिल कर दिया गया है, जो कि पुरानी आईपीसी में नहीं होता था, अब उसमें शामिल किया गया है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध में। राज्य के विरुद्ध अपराध, आज से कुछ साल पहले ये परीक्षाओं के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आजकल ऐसे मुद्दे लगातार आ रहे हैं जब देश के खिलाफ वक्तव्य दिए जाते हैं, देश के खिलाफ बाहर से हस्तक्षेप होता है, बयान दिए जाते हैं, ये सब राज्य के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आएंगे। एक-एक टॉपिक को खोल करके मैं आपको पूरी तरह से इसको पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। आपको इसके लिए बिल्कुल अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, धारा 8 में है, अध्याय 8 में है तीनों सेनाओं के विरुद्ध अपराध। तीनों सेना मतलब जल, थल और नभ सेना के खिलाफ अगर आप कोई कार्य करते हैं, चाहे वो उकसाने वाला कार्य हो या प्रत्यक्ष कार्रवाई के रूप में हो, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। निर्वाचन संबंधी अपराध भाग अध्याय 9 में है, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं, उससे संबंधित है। 10 ये पहले भी था, ये पुरानी आईपीसी में भी ये सारी बातें थी। थोड़ा-सा मॉडिफाई रूप में, थोड़ा-सा उसमें जो, अब क्योंकि पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं होता था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता था, अब है तो नए कानून में उन सबको भी शामिल कर दिया गया है। सिक्कों, नोट, स्टाम्प के विरुद्ध अपराध पहले भी था, आज भी है, कुछ बदलाव के साथ। लोक शांति के विरुद्ध अपराध, देखिए पहले ये धारा 141, 142 से लेकर के 159-60 तक ये होता था। यानी कि शायद पहले आपने आईपीसी पढ़ा होगा, तो विधि विरुद्ध जमाओ, बलवा, दंगा, ऐसी चीजें, ऐसे अपराध
इस लोक शांति के विरुद्ध में शामिल होते हैं। यानी कि किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए 5 या उससे अधिक लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो इसको विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। अगर उनके द्वारा हिंसा की जाती है, तो उसे बलवा कहा जाता है। और 2 या 2 से अधिक लोग अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर लड़ाई करते हैं जिससे लोक शांति भंग होती है, तो उसे दंगा कहा जाता है। मतलब इस टॉपिक में आपको एक तो मिल जाएगा विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा मिल जाएगा बलवा और फिर मिल जाएगा दंगा। ये आता है लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक सेवकों से संबंधित अपराध। लोक सेवक से संबंधित यानी जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अपराध किया जाता है, लोक सेवकों से संबंधित अपराध उनके द्वारा। और अध्याय 13 में है लोक सेवकों के विधिपूर्ण अधिकार के विरुद्ध अपराध। यानी लोक सेवक अगर विधि के द्वारा जो उसको अधिकार दिए गए हैं कि वह क्या-क्या कर सकता है, उस कार्य में आप बाधा डालते हैं, तो ये अध्याय 13 का हिस्सा होता है जिसको आप बखूबी पढ़ेंगे। क्योंकि पहले यहाँ से सवाल नहीं आते थे, अब आएँगे। क्योंकि ये मुद्दे जैसे-जैसे पब्लिक जागरूक होती जा रही है, पब्लिक एक्टिव होती जा रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए एक्टिव होती जा रही है, तो वो क्या करती हैं कि उनको अपने अधिकार समझ में आने लगे हैं, तो कभी-कभी अधिकारों का अतिक्रमण तक हो जाता है और इनके कार्यों में बाधा पड़ती है। तो अब ये मुद्दे समाज में आने लगे हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आने लगे हैं, तो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं और इसलिए परीक्षाओं में ये पूछे जाएँगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 14 मिथ्या साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मिथ्या साक्ष्य मतलब झूठा सबूत बनाना या बनवाना या उसे प्रस्तुत करना। यानी बनाया कोई हो, आपने प्रस्तुत किया तब भी आप दायरे में आएँगे। आपने खुद बनाया है पर प्रस्तुत नहीं किया, किसी और को दे दिया है, तब भी आप अपराध के दायरे में आएँगे। और अगर बनाया किसी और ने है, दिया किसी और ने है आपको और आपने न्यायालय में उसे किसी के खिलाफ झूठा सबूत प्रस्तुत किया है, तो भी आप उसके दायरे में आएँगे। लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा के विरुद्ध अपराध, इसमें न्यूसेंस आता है। लोक स्वास्थ्य व सुरक्षा के विरुद्ध कभी-कभी आप अनजाने में ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसमें आपका इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन उससे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है। जैसे जैसे हम लोग ऑफ़लाइन संस्थान चलाते हैं तो कभी होर्डिंग लगवा देते हैं, बैनर लगवा देते हैं, शहर गंदा होता है। ये लोक न्यूसेंस के अधीन आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए मैं तो बड़ा सँभाल के काम करता हूँ कि लोक न्यूसेंस ना होने पाए। बाकी जिसको जानकारी है वो बचेगा, जिसको जानकारी नहीं है तो वो तो दायरे में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए धर्म से संबंधित अपराध है। आजकल जाति, धर्म आजकल आप समझ ही रहे हैं कि किस कदर हमारे समाज में हावी हो गया है। उसमें हम किसी धर्म के खिलाफ वक्तव्य देते हैं, किसी धर्म का परिवर्तन करवाते हैं, तो ऐसे अपराध इसके दायरे में आ जाएँगे। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक रहेगा ये आपका। संपत्ति के विरुद्ध अपराध धारा 303 से लेकर के 304 तक है 334 तक है। इसको हम आपको थोड़ा-सा बताते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध में जैसे चोरी, उद्दापन, अभी मैं इसको समझा दूँगा आपको कि ये होता क्या है। लूट, डकैती, न्यासभंग, रिश्ती, छल, अतिचार, गृह अतिचार,
संपत्ति के विरुद्ध अपराध है ये। चोरी यानी कि किसी व्यक्ति के कब्जे में रखी हुई वस्तु को उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्व आशय से उसके कब्जे से हटा देना, चोरी है। उद्दापन है किसी को डरा धमका करके कोई वस्तु प्राप्त करना। लूट का मतलब है किसी को डरा करके उसको क्षति पहुंचाने का डर दिखा करके वो वस्तु मौकाए वारदात पर ही प्राप्त कर लेना, ये लूट है। ध्यान रहे, उद्यापन में संपत्ति को बाद में प्राप्त किया जाता है, लूट में मौकाए वारदात पर ही संपत्ति को प्राप्त किया जाता है, तो ये लूट है। डकैती का मतलब है कि जब लूट करने वाले और उनको मदद करने वालों की कुल संख्या मिलाकर 5 या उससे अधिक होती है, तो इसको डकैती कहते हैं। न्यास भंग यानी कि कोई संपत्ति आपको विश्वास पर रख रखाव के लिए आपको दी गई है, इसको कहा जाता है कि न्यस्त की गई, इसको अंग्रेजी में ट्रस्ट बोलते हैं। आपको दी गई है लेकिन आप उसका दुरुपयोग अपने लिए या किसी अन्य के लिए कर लेते हैं, तो इसको न्यास भंग कहा जाता है। रिष्ट का मतलब है कि किसी संपत्ति को नुकसान इस आशय से पहुंचाना कि उससे किसी व्यक्ति को क्षति होगी, इसको रिष्ट कहते हैं। जब टॉपिक आएगा तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा एक-एक लाइन से, तो बस आपको ये बताया जा रहा है कि इसके लिए आप तैयार हो जाइए। पूरा टॉपिक तो जब चैप्टर खुलेगा तभी आप पढ़ पाएंगे। छल यानी कि किसी को मिथ्या व्यपदेशन का मतलब है कि उसको गलत तरीके से बहका करके, गलत मार्गदर्शन दे करके कोई मूल्यवान किसी संपत्ति का की कीमत प्राप्त की जाती है, तो इसको छल कहते हैं। अतिचार का मतलब है कि अवैध रूप से या वैध रूप से किसी की संपत्ति पर प्रवेश करना और अवैध रूप से बने रहना, इसको संपत्ति का अतिचार कहते हैं। और जब यही कार्य किसी घर में किया जाए यानी किसी गृह में किया जाए, तो इसको गृह अतिचार कहते हैं। इसके आगे भी और बातें हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर घर में अतिचार किया जाए तो उसको रात्रो गृह अतिचार कहते हैं, और छुप करके किया जाए तो इसको प्रच्छन्न गृह अतिचार कहते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा सवाल इससे बनते रहे हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो गया। अब इसके बाद है दस्तावेज व संपत्ति चिन्हों के विरुद्ध अपराध, जैसे फर्जी मार्कशीट बनाना, फर्जी दस्तावेज तैयार करना, जाली नोट तो मान लीजिए वो सिक्के और नोटों संबंधी अपराध में आ जाएगा। यानी कि कोई ऐसा दस्तावेज झूठे रूप में तैयार करना जिससे कि आपको या खुद फायदा हो या आप किसी को फायदा पहुंचाने की नियत रखते हैं, तो ऐसे अपराध इसमें शामिल किए जाएंगे। आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ व मानहानि। आपराधिक अभित्रास का मतलब होता है जैसे किसी को भय में डालना, जैसे धमकी देना। यहाँ पर कार्रवाई नहीं होनी है, मैं तुम्हें उठा करके फेंक दूंगा, आप फेंक नहीं रहे हैं, आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं। मैं आग लगा दूंगा, मैं इस बिल्डिंग को जला दूंगा, आपराधिक अभित्रास है। अगर तुम मेरे घर के सामने से गुजरे तो मैं तुम्हारा पैर काट लूंगा, आपराधिक अभित्रास है। अपमान यानी कि किसी को गाली गलौज करना किसी के साथ, अपमान है। क्षोभ, क्षोभ में ऐसे कृत्य आते हैं जिससे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। आप प्रत्यक्ष रूप से भी धमकी वाले शब्द बोल सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में भी बोल सकते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं, बस उसके अंदर ग्लानि उत्पन्न हो। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बड़ा उदाहरण इसका यही है कि कभी-कभी व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर या फिर फिजिकली भी कोई ईश्वर भगवान की आपको तस्वीर दी जाती है और कहा जाता है कि इसे 10 लोगों को शेयर कीजिए, अन्यथा शाम तक बुरी खबर आएगी। इससे आपके मन में एक क्षोभ उत्पन्न होता है, ग्लानि उत्पन्न होती है। ऐसा करना आपराधिक कृत्य होता है। मानहानि यानी कि किसी की छवि को खराब करना, बहुत लंबा टॉपिक है, इसके 10 अपवाद हैं, यानी 10 कार्य करना मानहानि नहीं है किसी की छवि खराब करते हुए, बाकी मानहानि के दायरे में आता है। जब ये टॉपिक आएगा तो 2 दिन लगेगा इसको पढ़ाने में, फिर मैं आपको इसको बाकायदे पढ़ाऊंगा। निरसन, निरसन का मतलब है कि पुराना कानून समाप्त, नया कानून लागू। तो अब इस पूरे बीएनएस को मैं आपको पढ़ाऊँगा। ध्यान रहे 20 टॉपिक है, एक-एक टॉपिक में जब इस तरह के टॉपिक खुलते हैं तो वक़्त लगता है, यानी करीब-करीब
1.5 महीने तो मुझे सिर्फ भारतीय न्याय संहिता आपको पढ़ाने में लग जाएँगे। बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन लंबा चलेगा, बाकी जो माइनर एक्ट हैं, वो आपको पढ़ाए जाएँगे, पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर दूँगा। फिलहाल इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। एक-एक करके कल से आपके टॉपिक एप्लीकेशन पर आने लगेंगे। ध्यान रहे कि मैं केवल कर्नल अकेडमी के ऐप पर ही आपको पढ़ाऊँगा, यूट्यूब पर कोई क्लास नहीं रहेगी। बीच-बीच में 1-2 वीडियो आपको दिए जाते रहेंगे यूट्यूब पर, बाकी सारी क्लास एप्लीकेशन पर रहेगी। धन्यवाद।